हाँ बेटा, ये प्रॉब्लम देखिए। ये अभी जो लास्ट प्रॉब्लम करी है ऑलमोस्ट वैसी है। बस आपने उसमें फ्लोर पे गिराया था, इसमें क्या कर रहा है कि पेंडुलम को पहले हॉरिजेंटल रखता है यहाँ पर, और यहाँ से रिलीज कर देता है इसको। तो रिलीज कर देता है तो यहाँ पर आके टक्कर मारेगा। तो वही अगर किसी स्पीड से कोलाइड करता है, तो अगर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जैसे आपको ई दिया हुआ है इसमें, तो अगर ये वी नॉट स्पीड से कोलाइड करेगा तो वापस जाने वाली स्पीड कितनी हो जाएगी? ई वी नॉट हो जाएगी। उसी तरह से बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें। जिस तरीके से फ्लोर पे आके टकरा रहा है, अब इस डायरेक्शन में वही लगाएंगे। E इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू। तो ये वॉल तो कहीं जा नहीं रही है, तो इसलिए आफ्टर कोलिजन पार्टिकल ई वी नॉट से जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आपने जब ये इस तरह से पार्टिकल को रिलीज किया एक पेंडुलम को, ये वर्टिकल वॉल है, ठीक है, यहाँ से रिलीज कर दिया है। द बॉल हिट्स द वॉल एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे कोलिजन का कितना दिया हुआ है? E इक्वल टू 2/√5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स आफ्टर विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन बिकम्स लेस देन 60 डिग्री। मतलब हर बार टकराने के बाद कुछ ऊपर तक जाएगा, और हर बार इसकी स्पीड कम होती जाएगी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन से, क्योंकि वी नॉट से आता है ई वी नॉट से, अब वापस ई वी नॉट से आएगा तो फिर ई स्क्वायर वी नॉट हो जाएगी। जिससे जाएगा उससे आएगा, ये समझ में आता है आपको एनर्जी कंजर्वेशन से। अगर यहाँ से ई वी नॉट स्पीड से जा रहा है तो वापस भी ई वी नॉट स्पीड से ही टकराएगा, क्योंकि टेंशन वर्क करता नहीं, ग्रेविटी है केवल। ठीक है, तो इसलिए आपका अगर ई वी नॉट से जाता है तो ई वी नॉट से ही आएगा, तो हर बार एक फ्रैक्शन से इसकी यहाँ से चलने वाली स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, तो रुकने वाला जो एंगल है, ठीक है, तो रुकने वाला जो एंगल है वो भी चेंज होता जाएगा इसका। मैक्सिमम एंगल जो इसका वर्टिकल पोजीशन से रहेगा, वो हर बार क्या रहेगा? डिफरेंट होगा बेटा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड से जाएगा उतनी हाइट तक जाएगा। आपने बहुत धीरे फेंका तो कम हाइट तक जाएगा। तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लो आपने वी नॉट स्पीड से फेंका इसको, तो ये एच कितना जाएगा निकाल सकते हैं क्या हम? मान लो यहाँ से वी नॉट स्पीड से पेंडुलम चला, तो ये मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक लगा दो आप, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के। तो मान लो एच हाइट रेज करता है, तो एम जी का वर्क आ गया माइनस एम जी एच इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो एम से एम कट जाएगा ये, तो हाइट कितनी रेज करेगा ये? वी नॉट स्क्वायर बाई 2 जी करेगा। ठीक है, हाइट कितनी रेज करेगा? वी नॉट स्क्वायर बाई 2 जी करेगा। तो आप इस एच को थीटा की टर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें क्या है, एल, ये एल है तो ये कितना हो जाएगा? L1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम इसका अप्लाई कर लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, nth कोलिजन के बाद कितनी होगी। तो कोई दिक्कत है क्या? मान लेते हैं nth कोलिजन बाद जो मैक्सिमम हाइट है वो एक पर्टिकुलर हाइट से कम होगी। थीटा दे रखा है ना आपको, मैक्सिमम राइज जो कर सकता है, मैक्सिमम एंगल वो 60 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए एक बार आफ्टर nth कोलिजन में हाइट निकाल लेता हूँ कितनी है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है उसमें। देखो फर्स्ट कोलिजन के बाद हाइट हाइट कितनी होगी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन? अगर मैं लिखूं आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जो हुई है उसके बाद वेलोसिटी ई वी नॉट हो जाएगी, तो हाइट कितनी है? वी नॉट स्क्वायर बाई 2 जी। तो कितनी आ जाएगी? ई वी नॉट स्क्वायर बाई 2 जी आ जाएगी क्या बेटा? ठीक है ना, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जो हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी? ई वी नॉट स्क्वायर बाई 2 जी। तो एनएथ डायरेक्ट लिख लो इसको आप, एनएथ कोलिजन के बाद स्पीड डायरेक्ट है ना आपके पास, फर्स्ट कोलिजन के बाद ई वी नॉट, तो ऐसे मत लिखो, डायरेक्टली लिख देते हैं। nth कोलिजन के लिए आपको देखना है nth कोलिजन बाद स्पीड कितनी, यहाँ से कितनी स्पीड से चलेगा वो। ठीक है ना, तो फर्स्ट कोलिजन के बाद ईवी नॉट है, तो ऐसे कर लो इसको, फर्स्ट कोलिजन के बाद ईवी नॉट है, सेकंड कोलिजन के बाद वापस ईवी नॉट से आएगा, फिर ई से कितने से जाएगा? ई टाइम्स ऑफ आने वाली स्पीड। ठीक है, थर्ड कोलिजन के बाद कितनी से जाएगा? आने वाली स्पीड का ई टाइम्स। थर्ड कोलिजन के लिए सेकंड कोलिजन के बाद इसकी ई स्क्वायर वी नॉट हो गई, तो थर्ड कोलिजन से पहले ई स्क्वायर वी नॉट है। थर्ड कोलिजन के बाद कितनी हो जाएगी? ई टाइम्स ई वी नॉट। तो आप देख रहे हो बेटा, सेकंड में ई स्क्वायर आ रहा है, थर्ड में ई क्यूब आ रहा है, तो आफ्टर nth कोलिजन बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका ग्राउंड पे था केस, आफ्टर nth कोलिजन स्पीड कितनी हो गई इसकी? आफ्टर nth कोलिजन जाने वाली स्पीड होगी ई रेज टू पावर n इंटू वी नॉट हो गई आफ्टर nth कोलिजन। ठीक है ना, वी नॉट क्या है? पहली बार जिससे टकराया, कि वो अपन निकाल लेंगे, यहाँ से हॉरिजेंटल से फेंका है तो इसकी लेंथ की टर्म में आ जाएगी वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पहली बार वाली जो स्पीड है वी नॉट, वो अपने आप इसकी लेंथ की टर्म में निकाल सकते हैं जब फर्स्ट टाइम क्रैक कराएंगे। फर्स्ट टाइम
वी नॉट से टकराता है तो फर्स्ट कोलिजन के बाद ई वी नॉट, ऐसे ही nth कोलिजन के बाद ई रेस टू पावर एन वी नॉट। तो हेंस हाइट आफ्टर nth कोलिजन, हाइट आफ्टर nth कोलिजन हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? हाइट हो जाएगी इसकी वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी होती है, तो आफ्टर nth कोलिजन ई रेस टू पावर एन वी नॉट से जाना है, तो इसलिए हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? हाइट हो जाएगी ई रेस टू पावर एन वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने हाइट लिखी रखी है एल वन माइनस कॉस थीटा, तो nth कोलिजन के बाद हाइट इतनी है, तो आप उसका थीटा निकाल सकते हैं, उस थीटा को लेस देन 60 डिग्री कर देंगे बस, इस हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट गया है ये। ठीक है ना, इसको आप कॉरस्पॉन्डिंग इसका थीटा निकाल लें और उस थीटा को लेस देन 60 कर दें। तो आप निकालिए, पहले हाइट को यहाँ पे रख देते हैं, तो वन माइनस कॉस थीटा कितना आएगा देखो, ई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, टू बाई रूट फाइव दे रखी है आपको। ठीक है ना, तो रखो आप इसमें ई रेस टू पावर एन वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी। तो आपने अभी हाइट क्या निकाल रखी है, एल वन माइनस कॉस थीटा, तो एच हाइट पे एंगल कितना होता है, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा से हाइट रिलेट होती है, ये वाली हाइट। तब आपके पास हाइट की वैल्यू है कितनी, ई रेस टू पावर टू एन वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू एल वन माइनस कॉस। ठीक है, तो वी नॉट कितना हो जाएगा बेटा, वी नॉट तो लिख ही सकते हैं स्मॉल एल की टर्म में, जैसा मैंने बोला कि आपने पहली बार इसको यहाँ से रिलीज किया था, तो यहाँ तक आने पे स्पीड कितनी हो जाएगी, वही वर्क डन बाई एम जी एल इक्वस टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये वी नॉट स्क्वायर कितना आ रहा है, टू एल जी के बराबर आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर टू एल जी के बराबर। यहाँ वैल्यू रख दो इसको, ई रेस टू पावर टू एन टू जी, ये आ गया आपका टू एल जी इक्वस टू एल वन माइनस कॉस थीटा, और ई की वैल्यू दे रखी है आपको टू बाई रूट फाइव। तो ये टू जी ये सब तो कट गया, ये रह गया ई रेस टू पावर टू एन वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा कितना आ गया, स्क्वायर कर दो फोर बाई फाइव रेस टू पावर एन, ई स्क्वायर के ऊपर एन लगाओगे तो ई स्क्वायर करके कितना आएगा, फोर बाई फाइव। अब आप यहाँ से देख लो, ये वन माइनस कॉस थीटा आ गया आपका, और आपको पता है कि थीटा मस्ट बी लेस देन 60 डिग्री। आफ्टर एनथ कोलिजन कॉस थीटा निकल गया है, आफ्टर एनथ कोलिजन कॉस थीटा की वैल्यू आ गई वन माइनस फोर बाई फाइव। लिख सकते हैं कि आफ्टर nth कोलिजन जो थीटा बनेगा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है बेटा, लेंदी हो रहे हैं क्वेश्चन थोड़े से, बट प्रोसेस सिंपल है कि आफ्टर nth कोलिजन आपने वेलोसिटी निकाल ली, तो मैक्सिमम हाइट निकल गई। बहुत सिंपल था ना, आफ्टर nth कोलिजन कितनी होगी, ई रेस टू पावर एन इंटू वी नॉट होगी। ठीक है, वेलोसिटी तो आपको हाइट पता है वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी, अभी इस हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग थीटा लिख दिया, तो आफ्टर nth कोलिजन थीटा है, तो आफ्टर nth कोलिजन कॉस थीटा कितना आ रहा है, वन माइनस फोर बाई फाइव, बट आपको बोल रखा है थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 60 डिग्री, तो इसका मतलब कॉस थीटा ग्रेटर देन, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है बेटा ये, एक्यूट एंगल के लिए 0 से 90 तक कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉस थीटा ग्रेटर देन वन बाई टू आ जाएगा। अब कर लीजिए, अब मैथ्स बच गई, फिजिक्स खत्म हो गई। वन माइनस फोर बाई फाइव रेज टू पावर एन ग्रेटर देन वन बाई टू, तो ये आ गया फोर बाई फाइव एन लेस देन वन बाई टू, इसका उल्टा कर दीजिए, फाइव बाई फोर रेज टू पावर एन ग्रेटर देन टू आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग ले दीजिए आप, एन लॉग टेन ही ले रहा हूँ बेटा मैं, लॉग टेन बाई एट ग्रेटर देन लॉग टेन टू, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब आपका ये ऊपर नीचे मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे लॉग टेन टेन की वैल्यू वन होती है, तो आप इसको कर दीजिए आगे, एन लॉग ए प्लस बी का ए बाई बी। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी सब बच्चों को आनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन लॉग टेन टू। ठीक है,
तो अब आप इसको कर दीजिए सॉल्व। 3 log 10 2 लिख दीजिए। log 10 2 गिवन हो सकता है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है बेटा आपको लॉग की। या आपको log 10 2 दे सकता है, या आपको ध्यान भी रखना है log 10 2 3 5 इन सब की वैल्यू। तो यहाँ तक तो आ गया था आपका। इसके बाद आप जैसे सॉल्व करना चाहें कर ले, मैंने इस तरीके से किया है। बट कैलकुलेटर से ना करें, इस तरह से कोशिश करें। आया हुआ क्वेश्चन है जी में। ठीक है, तो यहाँ पे से आप सॉल्व करेंगे आगे, तो ये कितना आ जाएगा log 10 2। इतना लॉग आना चाहिए बेटा सब बच्चों को, 1 - log 10 2। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये ग्रेटर देन 3.1 आता है बेटा। तो इसने मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन पूछा था, तो इसमें 3 आंसर मत कर दीजिएगा। 3.1 से ज्यादा होगा नंबर ऑफ कोलिजन, तब वो 60 से कम होगा। अगर आपने 3 के बाद कर दिया तो 60 से ज्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन जिस पर 60 से कम रहे, तो वो क्या हो जाएगी, 3.1 से बड़ा इंटीजर जस्ट कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन जिसके बाद वो 60 डिग्री से पहले रुक जाए, तो वो नंबर ऑफ कोलिजन्स का आंसर इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा यहाँ तक।